हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों को देखने वाले हैं। वो राज्य जो खुद स्वतंत्र थे, अपने अलग शासन प्रशासन को संचालित कर रहे थे। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जौनपुर को देखेंगे। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। तो यहाँ पर जो जौनपुर की स्थापना है वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और यह अपने भाई जिसका नाम जौना खां था उसके स्मृति, उसके याद में इसने जौनपुर की स्थापना की। आगे देखते हैं। जौनपुर में स्वतंत्र सार्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर यानी कि ख्वाजा जहान ने की थी। देखिए, मलिक सरवर जो है उसका एक और नाम है ख्वाजा जहान। यही वह व्यक्ति है जो कि जौनपुर में स्वतंत्र सार्की राजवंश की स्थापना करता है। जौनपुर में किस राजवंश की स्थापना होती है? सार्की राजवंश। और जौनपुर का जो स्थापना है वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था अपने भाई जौना खां के स्मृति में, याद में। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा जहान को मलिक उस सार्क पूर्व पूर्व का स्वामी, मलिक उस सार्क का यहाँ पर मतलब बताया गया है पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के पुत्र जो सुल्तान महमूद हुआ, उसने ख्वाजा जहान को मलिक उस सार्क यानी कि पूर्व का स्वामी, ठीक है, पूर्व का स्वामी नामक उपाधि उसे देता है। और यह 1394 ईस्वी में दिया जाता है। और किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद के द्वारा। आगे यहाँ पर है कि जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, जो कि 1399 से 1402 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। 1399 से 1402 ईस्वी। उसके बाद यहाँ पर दूसरा आता है शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। यह 1402 से 1436 ईस्वी के बीच शासन करता है। उसके बाद महमूद शाह जो है 1436 से 1451 ईस्वी तक शासन करता है। एवं अंतिम शासक हुसैन शाह हुआ, जो कि 1458 से 1500 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करता है जौनपुर में, जो कि सार्की राजवंश के ये प्रमुख शासक हुए। ठीक है, जौनपुर के ये जो अन्य शासक हुए, इस तरह से। आगे देखते हैं। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। यह 75 वर्षों तक स्वतंत्र राज्य अपना चलाता रहा जौनपुर। उसके बाद बहलोल लोदी का इस पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सार्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। सिराज के नाम से, भारत के सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो जौनपुर को। क्योंकि यहाँ पर जो जौनपुर था वह सार्की शासन के अंतर्गत, विशेषकर इब्राहिम शाह के शासनकाल के अंतर्गत यह साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और इसी विकास के कारण, इसी विस्तार के कारण इसे भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जौनपुर को। आगे देखते हैं। अटला देवी की मस्जिद। अटला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सार्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। ठीक है, और इब्राहिम शाह के शासनकाल को भारत के सिराज के, इब्राहिम शाह के शासनकाल के जैनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी काल में इस क्षेत्र में साहित्य और स्थापत्य कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। आगे देखते हैं। अटला देवी की जो मस्जिद है उसका निर्माण इब्राहिम शाह द्वारा किया जाता है। और अटला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया। देखिए, अटला देवी की मंदिर का निर्माण तो यहाँ पर जो अटला देवी का मंदिर है वह कन्नौज के अटला
देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि अटला देवी जो मस्जिद है, अटला देवी मस्जिद, इसका निर्माण कन्नौज के एक राजा हुए जिनका नाम विजय चंद्र था, इनके द्वारा जो निर्मित अटला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। तो जो ये मस्जिद है अटला देवी मस्जिद, यह पहले क्या था, एक मंदिर था जिसको तोड़ा गया बाद में और फिर उसे मस्जिद के रूप में बनाया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर अटला देवी जो मंदिर है यह निर्माण किया गया था कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा। ठीक है, कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा इस अटला देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फिर अटला देवी मंदिर को तोड़ा गया और उसको मस्जिद में परिवर्तित किया गया 1408 ईस्वी में, जो कि इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। आगे है कि जामा मस्जिद का निर्माण 1407 ईस्वी में हुसैन शाह सारकी के द्वारा किया गया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में होता है हुसैन शाह सारकी के द्वारा। आगे देखते हैं झांझरी मस्जिद। ठीक है, झांझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सारकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया। तो 1430 ईस्वी में इब्राहिम सारकी के द्वारा एक तो झांझरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया, वहीं पर लाल दरवाजा का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि 1450 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं कश्मीर। अब दूसरा क्षेत्र जो हमारा प्रांत है वह है कश्मीर। यहाँ पर है साहू देव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। तो साहू देव नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने 1301 ईस्वी में हिंदू राज्य की स्थापना कश्मीर में करते हैं। ठीक है, हिंदू राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो सुहादेव। ठीक है, सॉरी, सुहादेव इनका नाम है, सुहादेव। ठीक है, सुहादेव नाम के जो व्यक्ति हैं इनके द्वारा 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की गई। आगे देखते हैं 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा, ठीक है, शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। तो अब यहाँ पर जो शाहमीर है वह प्रथम मुस्लिम वंश को स्थापना करता है। कहाँ पर, कश्मीर में। कब किया, तो 1339 से 40 के बीच में किया था। तो यहाँ पर दो चीजें आप याद रखिएगा कि सुहादेव जो थे वह हिंदू राज्य की स्थापना कश्मीर में 1301 में करते हैं, वहीं पर कश्मीर में मुस्लिम वंश की स्थापना शाहमीर के द्वारा 1339 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक जो है उसका नाम है शाहमीर। ठीक है, शाहमीर, और यह अपने नाम से नहीं बल्कि अपना परिवर्तित नाम से बैठता है, जो कि है शमसुद्दीन शाह मीर। इसी के नाम से यह गद्दी पर बैठता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित किया। तो यह अपनी राजधानी को इंद्रकोट में स्थापित करता है। चलिए आगे देखते हैं, अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर में स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर जो अलाउद्दीन था उसने वहाँ से राजधानी हटाया इंद्रकोट से। ठीक है, इंद्रकोट से राजधानी हटाया, जो कि शमसुद्दीन शाह मीर ने इंद्रकोट को अपनी राजधानी बनाया था। वहाँ से हटाकर यह अलाउद्दीनपुर लाया, जो कि श्रीनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसने स्थापित किया। आगे है कि हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण, ठीक है, हिंदू मूर्तियों और जो मंदिरें हैं और जो मूर्तियां हैं उन्हें तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुतसिकन कहा गया। बुतसिकन कहा गया किसे, तो यहाँ पर सुल्तान सिकंदर शाह को बुतसिकन कहा गया, क्योंकि यह हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को यह तोड़ा करता था और इसी के कारण यहाँ पर इसे बुतसिकन कहा गया, सुल्तान सिकंदर शाह को। ठीक है, याद रखिएगा कि सुल्तान सिकंदर शाह को बुतसिकन कहा जाता है, क्योंकि यह हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ा करता था। आगे है 1420 ईस्वी में
जैन उल आबदीन, ठीक है, जैन उल आबदीन यह सिंहासन पर बैठता है 1420 ईस्वी में। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा और इसकी जो धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया, क्योंकि यह धार्मिक रूप से क्या था, सहिष्णु था, और इसीलिए इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि कश्मीर का अकबर किसे कहा गया, तो उसका नाम है जैन उल आबदीन, ठीक है। जैन उल आबदीन यह 1420 ईस्वी में कश्मीर के सिंहासन पर बैठता है और यह धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा सहिष्णुता इसके अंदर था, यानी कि दूसरे के धर्म का यह आदर करता था और उसे किसी दूसरे धर्म से कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। तो और यहाँ पर आपको एक और नाम याद रखना होगा, सुल्तान सिकंदर। यह जो था हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ा करता था और इसी वजह से इसे बुत सिकन कहा गया है। और जबकि कश्मीर का जो अकबर है वह जैन उल आबदीन को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है, और इसने बहुत सारे कार्य करवाए, जैसे फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और तिब्बती आदि भाषाओं का ये ज्ञाता तो था, साथ ही साथ इसने महाभारत और राजतरंगिणी, ठीक है, महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। तो यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करने वाला कौन कश्मीरी शासक था, ठीक है। तो यहाँ पर जैन उल आबदीन यह शासक था और जिसे कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो लास्ट में 1588 ईस्वी में जो अकबर हैं, जो कि मुगल साम्राज्य से संबंधित हैं, उन्होंने 1588 ईस्वी में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में, अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम है इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इन्होंने बंगाल को क्या किया, दिल्ली में मिला लेता है, दिल्ली के सल्तनत में मिलाता है। आगे है गियासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। देखिए गियासुद्दीन तुगलक जब आया तो इसने बंगाल को 3 भागों में बांटता है। एक तो लखनौती जो कि उत्तरी बंगाल हुआ, दूसरा सोनार गांव जो कि पूर्वी बंगाल हुआ, एवं तीसरा जो है सतगांव जो कि दक्षिण बंगाल हुआ। इस तरह से इसने 3 भागों में विभाजित करता है बंगाल को और शासन प्रशासन चलाता है। आगे है 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। देखिए अब यहाँ पर हाजी इलियास आते हैं और इन्होंने बंगाल के जो विभाजन है उसको क्या करता है, ये समाप्त करता है, इंड करता है, और उसके बाद यह शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से, ठीक है, हाजी इलियास इनका अपना नाम था, लेकिन ये शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से क्या करते हैं, बंगाल की गद्दी पर बैठते हैं, बंगाल का शासक बनते हैं 1345 ईस्वी में। आगे है पंडुआ में आदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। तो पंडुआ में आदीना मस्जिद का जो निर्माण है 1364 ईस्वी में आदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। आगे है कि बंगाल का शासक गियासुद्दीन आजम शाह, बंगाल का शासक गियासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी में अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। देखिए गियासुद्दीन आजम शाह जो है वह न्यायप्रियता यानी कि न्याय करने के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, और यह इसका शासनकाल था 1389 से 1409 ईस्वी के बीच, ठीक है, और यह बंगाल का शासक हुआ। आगे देखते हैं अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी के बीच यह रहा और इसने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। आगे है महाप्रभु चैतन्य, अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। तो अलाउद्दीन ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, सत्यपीर नामक आंदोलन। और एक बात और रखिएगा याद कि महाप्रभु चैतन्य जो है वह अलाउद्दीन के समकालीन थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
आगे है कि मालाधार, ठीक है। मालाधार वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुण गुण गुणराज खान की उपाधि धारण की और इसके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। देखिए, मूलाधार बसु जो थे वह अलाउद्दीन के शासनकाल में इन्होंने श्री कृष्ण विजय की रचना करते हैं। श्री कृष्ण विजय की रचना करने के कारण इन्होंने अपनी एक उपाधि लेते हैं और इनका उपाधि था गुणराज खान। गुणराज खान इनकी अपनी उपाधि थी और इन्होंने इनके बेटे को उपाधि मिलता है सत्यराज खान। तो ये दो उपाधि आपको याद रखना है कि ये मालधार वसु से जुड़े हुए हैं, जो कि अलाउद्दीन के शासनकाल से संबंधित थे। आगे देखते हैं, नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो यह दो मस्जिद हैं, एक तो बड़ा सोना और दूसरा कदम रसूल। इसका निर्माण नसरुद्दीन नुसरत शाह ने किया था और ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये गौड़ में है, गौड़ में। ठीक है, आगे देखते हैं, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह थे। जब बंगाल पर बाबर का आक्रमण होता है, जब बंगाल पर बाबर का आक्रमण होता है, उस समय नुसरत शाह बंगाल के शासक थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे है मालवा के क्षेत्र के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। दिलावर खां, ठीक है, दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। तो 1401 ईस्वी में दिलावर खां जो है उन्होंने मालवा को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, 1401 ईस्वी में याद रखिएगा कि 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया जाता है दिलावर खां के द्वारा। आगे है कि दिलावर का पुत्र अलफ खां, ठीक है, दिलावर का जो पुत्र था उसका नाम था अलफ खां। वह हसुंग शाह की उपाधि, ठीक है, इसने हसुंग शाह की उपाधि लेता है। हसुंग शाह की उपाधि से ये हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में यह मालवा का शासक बनता है, उसका पुत्र, और इसने अपनी राजधानी को धारा से माडू स्थानांतरित किया। तो इसकी जो पहले राजधानी थी धारा, वहां से इसने स्थानांतरित करता है अपनी राजधानी को और ये माडू लाता है। और इसका जो दिलावर का पुत्र था, जो कि दिलावर 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित करता है, उसका पुत्र का नाम है अलफ खां और यह हुसंग शाह की उपाधि धारण करके 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बनता है और अपनी राजधानी को धारा से माडू स्थानांतरित करता है। आगे देखते हैं मालवा में, ठीक है, मालवा की हम बात करें, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने किया था। तो खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने मालवा में स्थापित किया। आगे है कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। ठीक है, तो यहां पर मालवा को गुजरात में मिला लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त किया और उसकी हत्या कर देता है, और युद्ध में हराकर उसकी हत्या करता है और मालवा को क्या करता है, गुजरात में मिला लेता है, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। ठीक है, आगे देखते हैं मांडू के किले हिडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मांडू के किले, हिडोला भवन और दरबार हॉल, साथ ही साथ दिल्ली दरवाजा, ये सब का निर्माण जो है हुसंग शाह ने किया था। और हुसंग शाह कौन थे, वह दिलावर के पुत्र थे, जिनका नाम ओरिजिनल नाम था अलफ खां, लेकिन वह हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा के शासक बनते हैं। आगे है बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा किया गया था। तो बाज बहादुर एवं रूपमती का महल, बाज बहादुर और रूपमती का जो महल है उसका निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन ने किया था, इस बात को याद रखिएगा। आगे है कि जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने माडू में करवाया था। तो माडू में जो जहाज महल है उसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था।
आगे है कि कुशक कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। अगला हमारा प्रांत गुजरात का है। गुजरात को भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक राजा कर्ण को हराया जाता है अलाउद्दीन के द्वारा, और ये अलाउद्दीन के द्वारा, और 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक राजा कर्ण को हराकर दिल्ली सल्तनत में इसे मिला लिया जाता है। आगे है 1391 ईस्वी में महमूद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जाफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। देखिए यहाँ पर एक 1391 ईस्वी में महमूद शाह तुगलक ने एक गुजरात का सूबेदार नियुक्त करते हैं जिनका नाम था जाफर खां। जाफर खां जो है एक उपाधि धारण करते हैं सुल्तान मुजफ्फर शाह। ये उपाधि धारण करते हैं सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करते हैं, और 1407 ईस्वी में ये गुजरात को स्वतंत्र राज्य यानी कि गुजरात को स्वतंत्र राज्य घोषित करते हुए स्वतंत्र सुल्तान बन बैठते हैं। ठीक है, तो ये 1407 में घटना होती है। आगे देखते हैं गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, जो कि 1411 से 1452 के बीच इन्होंने शासन किया। दूसरा है महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी के बीच इन्होंने शासन किया, और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी के बीच इन्होंने शासन किया। आगे अब हमें देखना है अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह ने अहमद शाह ने अशावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया, और पटान से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। पटना नहीं है, पटान है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जो अहमद शाह ने असवाल के निकट एक साबरमती नदी के किनारे, ठीक है, तो इन्होंने साबरमती नदी के किनारे पर अहमदाबाद नगर की स्थापना की। तो अहमदाबाद नगर की स्थापना अहमद शाह ने किया था। कहाँ पर? साबरमती नदी के किनारे पर, और उसके बाद इसने अपनी राजधानी अहमदाबाद को बनाया, जो कि पहले उसकी राजधानी पटान में थी, और वहां से हटाकर ये अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाता है। आगे देखते हैं गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा जो है वह गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक बनता है। आगे है कि महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट है मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट है मुहम्मदाबाद नगर बसाया। इसने 2 नगर बसाए हैं महमूद बेगड़ा ने। ठीक है, महमूद बेगड़ा ने 2 नगर बसाए हैं। एक तो मुस्तफाबाद नामक इसने नगर बसाया, ठीक है, और दूसरा मुहम्मदाबाद। एक तो मुस्तफाबाद और दूसरा मुहम्मदाबाद, इन्होंने 2 नगर बसाया। मुस्तफाबाद नगर जो था वह गिरनार के निकट था, और वहीं पर जो मुहम्मदाबाद है वह चंपानेर के निकट इन्होंने बसाया था। आगे यहाँ पर हमारे सामने है कि 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जब अकबर अपना विस्तार नीति बढ़ाता है मुगल काल में, तो ये अकबर जो है 1572 ईस्वी में गुजरात को अपने राज्य में मिला लेता है। अब हमारा अगला जो है वह है मेवाड़ का क्षेत्र। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ को गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी जब 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के जो रत्न सिंह हैं उनको पराजित करता है और मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। आगे देखते हैं गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद
तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया। तो यहाँ पर हमीर देव जो हुए, इन्होंने मोहम्मद तुगलक को हराया और मोहम्मद तुगलक को हराने के बाद इन्होंने पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र करा दिया। आगे है राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में, ठीक है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना करता है। आगे देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है 1527 में राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी होता है। तो खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच? राणा संगा और बाबर के बीच। राणा संगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। आगे है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें राणा प्रताप एवं अकबर के बीच यह युद्ध होता है, जिसमें अकबर विजयी होता है। ठीक है, अकबर क्या होता है? विजयी होता है। यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा जाता है, जिसमें अकबर विजयी होता है और यह युद्ध 1576 ईस्वी में होता है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। आगे है मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर के मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। देखिए, मेवाड़ की जो राजधानी है वह चित्तौड़गढ़ थी। इसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी और जहांगीर जो है उन्होंने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आगे चलकर जब जहांगीर का काल आता है तो वह मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। अगला हमारा जो है वह खानदेश है। ठीक है, खानदेश के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना करते हैं। तो खानदेश की स्थापना कहाँ पर होती है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच जो है खानदेश का स्थापना होता है और यह स्थापना 1382 ईस्वी में किया जाता है। खानदेश के जो स्थापना करते हैं वह सूबेदार होते हैं, जिनका नाम होता है मलिक अहमद राजा फारूकी। मलिक अहमद राजा फारूकी इनका नाम होता है और ये तुगलक वंश के पतन के समय जब ये फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार थे, फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना करते हैं। आगे है कि खानदेश की राजधानी बुरहानपुर था। ठीक है, खानदेश की जो राजधानी है वह बुरहानपुर था और इसका सैनिक मुख्यालय आसिरगढ़ था। तो इसका जो सैनिक के मुख्यालय था वह आसिरगढ़ में था और इसकी राजधानी बुरहानपुर में था खानदेश का। ठीक है, खानदेश जो कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच का क्षेत्र था। आगे है कि 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो खानदेश को अकबर ने 1601 ईस्वी में मिला लेता है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वह आएगा सूफी आंदोलन पर। तो बने रहिए हमारे साथ और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूफी आंदोलन पर। यह हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सूफी आंदोलन को।